कैसे हो साथियों। आज हमें ग्रुप 17 के दो लास्ट टॉपिक निपटाने, जिसमें एक है हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और दूसरा है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड। फिर हम ग्रुप 18 की तरफ जाएंगे और इसे टाटा बाय बाय कर देंगे। अब HCl केमिस्ट्री की दुनिया में तीसरा सबसे ख़तरनाक एसिड है। पहले तो आपको पता ही है कौन सा है, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है परक्लोरिक एसिड HClO4, वो भी ऑक्सो एसिड होता है, क्लोरीन का बड़ा ख़तरनाक चीज़ है वो भी। और तीसरा है मिनरल एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ने आज। तो हम हेडिंग लगा देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। हेडिंग का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। ठीक है, ये एक तरह का मिनरल एसिड है भाई। मिनरल एसिड, मिनरल से पाया जाता है, ये ओर से पाया जाता है। ठीक है, मिनरल एसिड है और थर्ड बेस्ट या थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब यहाँ पे भी वैसे चलेगा जैसे सारे चल रहे थे। पहले हम क्या देखेंगे, इसकी लैब प्रिपरेशन, अगर कमर्शियल होगी वो देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और अगर कुछ इसमें खास बातें हैं तो वो भी देखी जाएगी। क्लियर है, गुड। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये। तो देखते हैं, पहले हमें यहाँ पे देखना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें HCl में लैब प्रिपरेशन देखनी पड़ेगी। तो HCl में हम लगा लेते हैं लैब प्रिपरेशन। काफ़ी तरह की, देखो क्या क्या है। जैसे नंबर 1 है, आपको क्या करना है, NaCl और H2SO4 को क्या कर देना है, 420 केल्विन में हीट कर देना है। NaCl और H2SO4 को 420 केल्विन में हीट करना है। ठीक है, बैलेंस ये पहले से ही है। आप HCl निकाल लो। HCl जो हमें चाहिए वो हमने निकाल लिया। अब क्या बचा, एक H एक NaCl तो गया, मेरे हिसाब से NaHSO4 बचेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देख लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो हम पे रिएक्शन होगी वो होगी NaHSO4 और NaCl की दोबारा कर लो 823 केल्विन में। तो दूसरी है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जो ये बना, इसे बर्बाद नहीं जाने देंगे, इसको NaCl के साथ दोबारा रिएक्ट करा देंगे और 823 केल्विन में होगा ये 823 केल्विन में। दोबारा एक HCl निकाल लो। अब क्या बचा, खुद ही बताया, Na2SO4 बचा होगा आपका, है ना। तो यहाँ पे बचा हम पे सोडियम सल्फेट Na2SO4। ऊपर बन रहा था सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ बच रहा है सोडियम सल्फेट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट होती है बहुत। ठीक है, तो इट इज़ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, आपके नाक के बल जला देगी, ऐसी होती है। ठीक है, जैसे अमोनिया होता है या फॉर्मेलिन होता है, वैसी स्मेल आती है। कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, और ये ईजिली लिक्विफाइड हो जाता है इन अ कलरलेस लिक्विड। ईजिली लिक्विफाइड इन अ कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड में ईजिली लिक्विफाई हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद इट इज़, जब हम इसे फ्रीज़ करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बन जाते हैं। फ्रीजेस एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले तो गैस फॉर्म में होगा तो कलरलेस होगा बट पंजेंट होगा। लिक्विफाइड भी हो जाते हैं कलरलेस लिक्विड में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बन जाता है। ठीक है, फ्रीज़ करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बन जाएगा। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी देखें तो पानी में ही घुलता है अच्छी तरीके से। एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। और पानी में सॉल्युबल होकर भाई डिसोसिएट होगा तो एंड आयनाइज एज, देखो HCl लिया हमने, जनरली हम लिक्विड या गैसेस फॉर्म में लेते हैं, वाटर लिया लिक्विड फॉर्म में, तो आपको ही पता है क्या बनेगा, बताओ, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। गुड। तो H3O प्लस, ये हमारा होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन एसिडिक प्रॉपर्टी इसी की वजह से होती है। प्लस आपका बनेगा Cl माइनस,
तो ये हम HCl की बात कर रहे थे। और जनरली HCl हमारा मिनरल एसिड होता है, तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। लैब प्रिपरेशन आपने देख ली, प्रॉपर्टी देख ली, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है, कलरलेस लिक्विड में इजीली लिक्विफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई करेंगे फ्रीज करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, और वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है, लगभग इतना आयनाइज एज ऐसे हाइड्रोनियम आयन बनेगा, Cl बनेगा। अब जो ये मेथड है, यहाँ से ये जो HCl आता है ना, ये मॉइस्ट फॉर्म में आता है, ये ना हम पे मॉइस्ट फॉर्म में आता है। ये जो HCl आया, जनरली दिक्कत यह है कि यहाँ पे ये मॉइस्ट फॉर्म में आता है ऊपर भी, तो इसे ड्राइड करेंगे किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। तो सबसे बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, तो वहाँ से कर लेंगे। तो ड्राइड बाई कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ड्राइड बाई कंसनट्रेटेड H2SO4, इसे हम इसे ड्राई कर देंगे। क्लियर, शाबाश। अब एक सिंपल सी बात है कि जो HCl का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, अभी तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलना है। ये HCl एसिड कब बनेगा, जब इसका एक्वा सॉल्यूशन होगा। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, अभी तो ये सिर्फ HCl गैस है, पर जब ये इसका एक्वा सॉल्यूशन हो, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन हो, तो एक्वा सॉल्यूशन जो HCl का होता है उसे हम HCl एसिड कहते हैं। एसिड वो तब बनता है जब उसका एक्वा सॉल्यूशन हो, नहीं तो उससे पहले वो HCl गैस ही कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी लगभग Ka की वैल्यू, एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रॉपर्टी में ये, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और इसकी Ka की वैल्यू, Ka एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है। Ka पता है ना, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के डायरेक्ट होता है, ठीक है, H3 पॉजिटिव पे डायरेक्ट होता है, वो लगभग आती है 10⁻⁷, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट पॉजिटिव आ गई, इतनी ज़्यादा पावर आ गई तो बहुत ख़तरनाक हो गई, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि अगर हम इसे अमोनिया से पास कराते हैं HCl गैस को, तो यार वाइट फ्यूम्स क्यों बनती है। तो वाइट फ्यूम्स निशानी ही होता है किस चीज़ की, एसिड की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। हम तो इसे रिएक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं कि जब अमोनिया गैस पास कराते हैं HCl सॉल्यूशन से, ठीक है, तो हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की वाइट फ्यूम्स मिल जाती है। तो उसे स्टार लगा के लिख लेंगे कि व्हेन HCl गैस रिएक्ट विद अमोनिया, व्हेन HCl गैस रिएक्ट विद अमोनिया, और रिएक्ट करेगी तो वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है किसकी, विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl इज प्रोड्यूस, वाइट फ्यूम्स निकलती है किसकी, NH4Cl की। ज़रा देखते हैं, HCl है, अमोनिया को रिएक्ट कराया ऐसे, ठीक है, तो होगा क्या भाई, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको ये अपने वो दे देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बनेगा NH4Cl, और NH4Cl क्या आती है, वाइट फ्यूम्स, ठीक है जी, ये याद रखिएगा आप लोग। NH4Cl की क्या आ जाती है, वाइट फ्यूम्स आ जाती है, ठीक है। और ये नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। और आपको पता है कि आपका नाइट्रिक एसिड और HCl जब भी रिएक्ट होते हैं, ये साथ में रहते हैं, तो उसे एक्वा रिजिया कहते हैं। एक्वा रिजिया आपको पता ही है, ज्वेलरी वाले गोल्ड स्मिथ बहुत यूज़ करते हैं ताकि वो गोल्ड को उसमें गिला पाएँ, डिज़ोल्व कर पाएँ, या नेटिव जितने भी एलिमेंट है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, उसको उसमें डिज़ोल्व कर पाएँ। तो अब हम बात करेंगे एक्वा रिजिया की। एक्वा रिजिया जो होता है, सोनार यूज़ करते हैं, एक्वा रिजिया 3:1 पार्ट होता है ना, 3 पार्ट किसका होता है, HCl का, और 1 पार्ट होता है कंसनट्रेटेड HNO3 का। नोबल मेटल या नेटिव मेटल को डिज़ोल्व करने में ये यूज़ होता है। तो इट इज़ मिक्सचर होता है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट। हम लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट, एक पार्ट लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 का, ठीक है भैया। 3 पार्ट किसका लेते हैं, कंसनट्रेटेड HCl का, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक पार्ट लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 का। नाउ एक्वा रिजिया इज यूज टू डिज़ोल्व
एक्वा रिजिया को हम यूज़ काहे के लिए करते हैं? सोनार लोग यूज़ करते हो, आप घर में तो करते नहीं हो। तो एक्वा रिजिया इज़ यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। अच्छा, पता है ना गोल्ड और डायमंड महंगा क्यों है महंगा? कभी कभार प्याज महंगे क्यों हो जाते हैं? कभी कभार ही होते हैं जब उनकी क्या हो, स्टॉक कम हो। ऐसे ही गोल्ड और जो प्लैटिनम है उसका स्टॉक क्या है, कम है, बहुत, वर्ल्ड में बहुत कम है गोल्ड प्लैटिनम, इसलिए महंगा है। बट एक नासा का मिशन है, तो वो किसी एस्टेरॉयड पे गिरेंगे, अपना विमान गिराएंगे, स्थापित करेंगे वहाँ पे, और उस एस्टेरॉयड में लगभग हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 टन सोना है। बट उसमें लगभग, मैंने तो सुनने में आया है कि 1 ट्रिलियन टन सोना है। अब सोचो, अगर वो 1 ट्रिलियन टन सोना यहाँ आ जाए, अर्थ में आ जाए, तो आप बताओ खुद ही, सोने के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे सोने के दाम? सोचो, क्योंकि अब एक्सेस में होंगी चीज़ें तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएंगे, इसलिए वो मिशन सफल नहीं हो पाएगा। जो हमारी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट है, वो उसको होने ही नहीं देंगे पूरा। सारी इकनॉमी सोने के दाम पे ही तो है। अमेरिका इतना अमीर क्यों है? क्योंकि इस पर 5,000 टन सोना है, फिर चाइना, फिर इंडिया, फ्रांस, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक्वा रिजिया इज़ यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। बहुत बढ़िया। रिएक्ट कैसे करते हैं? तो यार कुछ नहीं, एक छोटी सी रिएक्शन लिख लो, 3HCl प्लस HNO3। तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन हो गए, 4H पॉजिटिव निकलेगा, एक Cl माइनस निकलेगा और एक नाइट्रेट आयन बनेगा NO3-1। ये याद रखना, 4H पॉजिटिव, Cl माइनस और NO3-1। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब कैसे करते हैं डिज़ोल्व, तो देखते हैं। एक्वा रिजिया का रिएक्शन देखते हैं, ये तो आप याद ही रखना, ठीक है। तो अब मैं 3HCl प्लस HNO3 नहीं लिखूँगा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, आयनाइज फॉर्म लिखेंगे, 4H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस प्लस नाइट्रेट। तो जैसे हमने देखा इसका एग्जांपल, जैसे गोल्ड है, ये नेटिव फॉर्म में किसी ज्वेलरी में है या कहीं है और में, इसमें हम एक्वा रिजिया डालेंगे, और एक्वा रिजिया आपको पता ही है क्या होता है, 4H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस प्लस NO3-1। दिस इज़ अवर एक्वा रिजिया AR। ये करेगा रिएक्शन, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, AuCl4 माइनस मिलेगा, NO मिलेगा और 2H2O मिलेगा। तो AuCl4 माइनस NO मिलेगा और H2O मिलेगा, ठीक है। बैलेंस इसे कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आपको बैलेंस करने तो बैलेंस कर लो। कितने, 4 HCl थे ना, NH3 था और HCl था, NH3HCl, यहाँ पे 4 ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन तभी फिजिबल है जब यहाँ 4 लें, तभी हो पाएगी ये। वो NO नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये याद रखना। वाटर बैलेंस हो गए? नहीं सर, 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस नहीं हुए, तो यहाँ पे 2H2O लगा लेंगे। ऐसी जैसे गोल्ड की हुई रिएक्शन, ऐसे ही हमारा कौन करेगा, प्लैटिनम भी करता है। तो उसमें 3 प्लैटिनम लेते हैं, 3 प्लैटिनम नेटिव फॉर्म में, याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो पी ब्लॉक से हाथ धो लोगे अपने, हो नहीं पाएगा कुछ, याद करना पड़ेगा। देखो कोई लॉजिक नहीं है, मैं क्या करूँ। 16H प्लस, हाँ जब लॉजिक थे, लुईस एसिड बेस पेयर ये सारे तो वो बता दिए, अब ये रिएक्शन है तो याद ही करना पड़ेगा। 16H पॉजिटिव है, 4NO3 माइनस है और 18Cl माइनस है। 16H पॉजिटिव, 4NO3 माइनस और 18Cl माइनस, ये ठीक है भैया। 16H पॉजिटिव, 4NO3 माइनस, 18Cl माइनस आपको देगा 3PtCl6, 3PtCl6 2 माइनस, देखो बैलेंस हो रहा है, 3PtCl6 2 माइनस, 4NO और 8H2O, ये आपको देगा, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन 16, ठीक है, तो एक ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है भैया। अब HCl एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखेंगे जो यहाँ पे काम आती है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि एक तो HCl एसिड जो है वीक एसिड के सॉल्ट्स को डिकम्पोज कर देता है, एक तो सबसे मेन बात ये है, तो पहले तो वो लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो क्या है, आप पे है केमिकल रिएक्शन में
स्टाइल लगा के लिख लेना HCl एसिड, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो डिकम्पोजिशन या कोरोसिव नेचर इसका बहुत होता है। तो HCl एसिड डिकम्पोजिज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। वीक एसिड हो जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH बहुत वीक एसिड है, इसका सॉल्ट क्या होगा, H की जगह Na आ जाएगा, ठीक है, या K आ जाएगा, वो चीज़ है। तो HCl एसिड डिकम्पोजिज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। वीकर एसिड के सॉल्ट्स को ये क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। जैसे आप देखो Na2CO3 और 2HCl डालें हम, एग्जाम्पल है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये किससे बना होगा, कार्बोनिक एसिड से। H2CO3 दो हाइड्रोजन गए, उनकी जगह दो सोडियम आए, तो Na2CO3 प्लस 2HCl डालेंगे, क्योंकि आपको भी दिख रहा है 2NaCl हम बनाएंगे, 2NaCl बनाएंगे। अब 2 NaCl बना दिए, 2NaCl, अब H2 है और CO3 है, तो मेरे हिसाब से H2O और CO2 निकलेगा, ठीक है। तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ऐसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें NaHCO3, और इसको भी HCl के साथ रिएक्ट कराएं। अब तो एक ही डालने में बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो NaCl बनेगा, Na और Cl, NaCl बना, Na हट गया, Cl हट गया, H2 है, CO3 है, तो एक तो H2O साथ में कौन, CO2। ये बेसिक कुछ रिएक्शंस होती हैं, ये तो याद भी हो जाती है तुक्के से। और अब लेते हैं कौन, Na2SO3 सोडियम सल्फेट, Na2SO3 प्लस, अब 2 हैं तो 2HCl डालना पड़ेगा, तभी 2NaCl निकलेगा, तो 2NaCl निकल गया, साथ में क्या बचा, H बचा और ये बचा, तो H2 निकालेंगे और CO2 की जगह SO2 निकल जाएगी, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब सिंपल सी ये बात है कि इसके यूजेस क्या होते हैं, बस इतना ही है। तो एक तो यार इस एक्वारीजिया है, मेन तो इसका क्या है, एक्वारीजिया बनाता है ये, बाकी नेटिव मेटल को डिज़ोल्व करना एक्वारीजिया के अंदर ही आ गया। और क्या है, अमोनियम क्लोराइड Cl2, ये सारी चीज़ें बनती है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दूसरा Cl2 बनता है, और ग्लूकोज भी बनता है इससे। ग्लूकोज कहाँ से, फ्रॉम कॉर्न स्टार्च से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और दूसरा ये क्या करता है, हम आपको लिगामेंट बोन मैरो और टेंडोन और जिलेटिन निकालता है ये बॉडी से, ठीक है, ये याद रखना। और जो हमारी बोन्स हैं और उनके मसल के बीच में जो नेचुरल ग्लू होता है, गोंद, उसको भी एक्सट्रैक्ट करता है, तो यही कह रहा था मैं। तो एक्सट्रैक्ट नेचुरल ग्लू फ्रॉम बोन्स, हटने लगता है गोंद, मतलब बोन और मसल अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये लिख लेना, एक्सट्रैक्ट नेचुरल ग्लू फ्रॉम बोन्स, क्लियर, गुड। बोन से नेचुरल ग्लू ये हटा देता है, याद रखना भैया। चलो एक क्वेश्चन आएगा इसमें, अगर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद है तो ये है कि क्वेश्चन ये है, फिर इसको बाय बाय करते हैं। क्वेश्चन है, जब HCl को हम रिएक्ट कराते हैं फाइन पाउडर्ड आयरन से, तो व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन, व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में, फाइनली पाउडर्ड आयरन, इट फॉर्म्स FeCl2 एंड नॉट FeCl3, यही क्वेश्चन होगा। हाँ, तो है इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड, अस कम फॉर्म होती है ना, फेरस क्लोराइड, अस होता है कम, इक होता है ज़्यादा, फेरस क्लोराइड, सल्फ्यूरिक, याद आया, फेरस होगा FeCl2, ठीक है, कम है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, ऊपर लिखना, ठीक है, नीचे मत लिखना। एंड नॉट फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड नहीं बनाता। फेरिक क्लोराइड आपको भी पता है क्या है, FeCl3 है, यहाँ +3 बनेगा। तो ऑब्वियसली इसका एक काम कि जब सबसे पहले रिएक्ट करेगा HCl, तो यार जो H2 फॉर्म होगा वो लिबरेट करना रोक देगा, किसको, FeCl3 की फॉर्मेशन को। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमने पहली बार रिएक्शन करी तो Fe प्लस कितना है, 2HCl है, बनेगा आपका
Cl2 प्लस H2, ये जो हाइड्रोजन है दिस विल, ये जो है ना हाइड्रोजन, दिस विल प्रिवेंट लिबरेशन, इसकी वजह से रुक जाएगी। अगर आपको वो आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आती है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। H2 FeCl2 को और मतलब क्या होके ऑक्सीडाइज होके FeCl3 नहीं बनाना चाहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो दिस विल प्रिवेंट लिबरेशन ऑफ FeCl3 फ्रॉम एनोड, FeCl3 फ्रॉम एनोड, एनोड से FeCl3 के लिबरेशन को रोक देगा, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवाना चाहेगा, ठीक है। शाबाश। चलिए अब हम पे नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सो एसिड देखना है हमें, तो देखते हैं। चलिए ये देखिए हेलोजन्स के हमें ऑक्सो एसिड देखने हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन के फॉस्फोरस के देखे, सल्फर के देखे, है ना, ऐसे हमें हेलोजन्स के भी देखने। अब इसमें सबसे मेन बात क्या है, देखो फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा HOF, उसके अलावा कुछ नहीं बनाएगा। अगर आपने यहाँ एब्सेंस ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल लिख लिया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। दिक्कत यह है कि देखो फ्लोरीन होता है बहुत हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब बड़े एसिड बनते हैं ना ऑक्सो एसिड, तो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होना पड़ता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन निकालने भी पड़ते हैं, लूज़ भी करने पड़ते हैं। फ्लोरीन कभी नहीं करेगा, उसकी जिद है, वो तो राजा है, राजा कहाँ करता है, भीख मांगता है राजा, कभी नहीं। तो इसलिए फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड क्यों बनाएगा, क्योंकि एक तो इसका साइज़ छोटा है और बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर आपसे ये बोला फ्लोरीन कोई और कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, जैसे OF3 क्यों नहीं बनाता, तब आप लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल, बट यहाँ मैं ऑक्सो एसिड की बात पूछ रहा हूँ। ऑक्सो एसिड में सिर्फ आप ये लिखोगे कि वो राजा है, वो भीख नहीं मांगेगा, तो स्मॉल साइज़ और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ये 4 हैं, ये बाकी तो मुलाजे के हैं, मुझे HClO4 या परक्लोरिक एसिड बताना था। बहुत से लोग इसे चमकते हुए ऐसे लिखते हैं HOClO3, बात तो एक ही है। देखो HOCl, HOBr, HOI ये सब हाइपोक्लोरस नाम से जाने जाएंगे, मतलब हाइपो समथिंग एसिड नाम से जाने जाएंगे। जैसे HOCl तो हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड, HOI हो जाएगा हाइपोआयोडस एसिड, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देखो कैसा है, O है, H है, Cl है। अब HOClO2 होगा क्लोरिक एसिड, क्या होगा, क्लोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देख लेना, क्लोरीन यहाँ पे कहाँ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट तक गया, तो 1 2 3 4 5 तक गया भैया। फिर है HOClO, HOClO होता है क्लोरस एसिड, ये है हाइपोक्लोरस, फिर क्या है क्लोरस, हाइपो मतलब होता है पहले का, क्लोरस एसिड से पहले का, तो HOCl है, एक O नहीं जुड़ा, तो ऑक्सीजन से पहले की बात कर रहे हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड आएगा, ऑक्सीजन तक ही बात कर रहे हैं तो क्लोरस एसिड आएगा, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो क्लोरिक एसिड आ जाएगा, और सबसे खतरनाक होता है परक्लोरिक एसिड, जो आप देख पा रहे हैं। परक्लोरिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, Cl अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा 7 में, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अगर आप यहाँ से भी निकाले तो निकाल सकते हैं, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, उसे X मान लो, X +1 और 4 × -2 -8, तो X +1 -8, तो X -7 मतलब वहाँ जाके +7। अब एक बात याद रखना, कहने को तो हम H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि अगर वो स्किन में पड़ गया तो पहले तो फूकेगा ही, स्किन को कोरोड करेगा, फिर उसके बाद स्किन से मॉइस्चर निकलवाएगा, और मॉइस्चर निकाल के फिर डिसोसिएट होकर फिर और बर्बाद कर देगा स्किन को, तो हाथ पूरा काटना पड़ेगा, इसलिए किंग बोलते हैं। पहले तो मतलब जो उसका कोरोसिव नेचर है वो करा, फिर वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है तो पानी निकलवाएगा, पानी से वो फिर दोबारा आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, और दोबारा फिर कोरोसिव एक्शन करेगा। बट अगर साइंस की नज़र में देखें, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ना देखें कि इंसान के शरीर पे कैसा पड़ रहा है, और अगर साइंटिफिक नेचर में देखें, है ना, तो सिंपल सी बात है, यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। मैं आपसे पूछूँ विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड, और आप पे 2 कंटेंडर हो, एक है H2SO4 और एक है HClO4। भैया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसके सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ सल्फर है और यहाँ कौन है क्लोरीन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ज़्यादा हो। आप यहाँ देखें सल्फर का कितना आ रहा है, X मान लो, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन का कुल मिला के 4 × -2 -8 बराबर कितने की, 0 के X की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ 6 है, और यहाँ का तो निकाला ये 7 है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या है, ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, ज़्यादा है। तो साइंटिफिक टर्म में, नॉट इन फिजियोलॉजिकल टर्म, साइंटिफिक टर्म में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4 परक्लोरिक एसिड, किससे, H2SO4 से ज़्यादा, H2SO3 से तो ज़्यादा हो गई, HCl से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। अब बस हमारा ग्रुप 17 में एक ही टॉपिक बचा, उस टॉपिक का नाम आपको भी पता है, इंटरहेलोजन कंपाउंड है, तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। अब क्या है उस टॉपिक का नाम, इंटरहेलोजन कंपाउंड है।
क्या है टॉपिक का नाम? इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब हैलोजन के बीच के कंपाउंड के बारे में हमें बात करनी है। और इसके बाद सिर्फ ग्रुप 18 फिर ख़त्म करेंगे। स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज़ भी आएगी बाद में, बट अभी तो चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, गुड। बात करेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड की। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड आप लोगों को पता ही है क्या चीज़ है ना? इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब जब दो डिफरेंट हैलोजन एटम्स आपस में मिलके कंपाउंड बना दें तो उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है भैया, तो क्या लिखिएगा? when two different halogen atoms combine to form compounds. When two different halogen atoms combine to form compounds. यार ये कैसे टाइप में पाया जाता है तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्स डैश 3 फॉर्म में और एक्स डैश 5 फॉर्म में और एक्स डैश 7 फॉर्म में। देखो जो ज़्यादा आ रहा है मतलब एक्स डैश वाला वो होगा स्मॉलर हैलोजन, स्मॉलर इन साइज़, दोनों ही हैलोजन है, बट एक्स डैश वाला होगा स्मॉलर इन साइज़ और एक्स होगा लार्जर इन साइज़ और सेंट्रल एटम होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, उसे बड़े कंपाउंड बनाए जाएंगे नहीं उससे। ठीक है, तो लार्जर इन साइज़ और यही होगा हमारा सेंट्रल एटम, ये हमारा सेंट्रल एटम भी होगा। अब इसमें एक सबसे मेन बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, नोट है कि आप ये देख लो, रेडियस ऑफ एक्स ऊपर और रेडियस ऑफ एक्स डैश ऊपर, रेडियस ऑफ एक्स और अपन रेडियस ऑफ एक्स डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज़ इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितने चिपके हैं। ठीक है, या इसमें ये भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ अपोजिट मॉलिक्यूल्स अटैच, जितने अपोजिट मॉलिक्यूल हमारे क्या हैं अटैच हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज़ है, जितना बड़े वाले का रेडियस और छोटे वाले के रेडियस के बीच में डिफरेंस होगा उतना बड़ा ही हमारा मॉलिक्यूल का साइज़ होगा और उतने ज़्यादा हमारे अपोजिट मॉलिक्यूल क्या होंगे अटैच होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स पर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ अपोजिट मॉलिक्यूल अटैच या नंबर ऑफ़ अपोजिट एटम्स अटैच पर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा ये साइज़ होगा, इसका मतलब भैया सबसे ज़्यादा तो ये होगा, तो जैसे सबसे बढ़िया हो जाएगा, सबसे ऊपर का ले लो फ्लोरीन और सबसे नीचे का ले लो आई, तो वो IF3 फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, IF5 फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, IF7 फॉर्म में पाया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है उनमें साइज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन में लिखाऊं तो फार्मूला फॉर आयोडीन फ्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? अब 3 कंटेंडर हैं, IF3 हो सकता है, आपको ये पता है आयोडीन फ्लोराइड में आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, फ्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता, उसमें डी ब्लॉक मतलब डी सब शेल होते ही नहीं है, तो या तो IF3 होगा या तो IF5 होगा या तो IF7 होगा, मतलब आई आपका एक्स हो जाएगा और एक्स डैश आपका फ्लोरीन है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे आएगा IF7, क्या आएगा IF7 आएगा, क्यों? सिंस रेशियो ऑफ आयोडीन अपन रेडियस रेशियो ऑफ फ्लोरीन, ये आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, आयोडीन सबसे नीचे फ्लोरीन सबसे ऊपर, तो जो रेशियो होगा सबसे बड़ा होगा और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे बड़ा होगा और नंबर ऑफ अपोजिट एटम सबसे मैक्सिमम चिपकेंगे, जैसे 7 हैं। क्लियर है इतना? ये है, तो इसे आयोडीन फ्लोराइड के बीच में हम यहाँ 7th लगा देते हैं। अब तो पर्दा उठ गया ना, तो आयोडीन 7th फ्लोराइड ये हो गया। ठीक है भैया, याद रखिएगा। चलिए अब ये देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन आपको याद करनी पड़ेगी यार, यहाँ पे बहुत चक्कर होता है, 1:3 वॉल्यूम, 3:1 वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम, ऐसा है। तब हम इनकी प्रिपरेशन देखते हैं, केमिकल प्रिपरेशन इनकी देखी जाएगी। अब तो जैसे पहली है F2 और Cl2 की करा लेते हैं, Cl2 और F2 और दोनों लेने इक्वल वॉल्यूम में।
इक्वल वॉल्यूम में। यहाँ टेम्परेचर भी मैटर करता है, लगभग यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाता है 437 केल्विन, 437 केल्विन, तो बनता है 2ClF। FCl मत बोलना, 2ClF बोलना, Cl अभी भी सेंट्रल एटम है यहाँ पे। दूसरा, जैसे I2 और 3Cl2 हो गया, I2 और 3Cl2, और यहाँ क्लोरीन डाल रहे हैं एक्सिस में, क्लोरीन डाल रहे हैं एक्सिस में, तो आपका देखिए क्या बनेगा, I2 और 3Cl2 है तो आपका बनेगा 2ICl3, हाँ आयोडीन 2 है, 2ICl3, क्लोरीन 6 हो जाएंगे कुल मिला के, तो ये बन जाएगा। तीसरा देखिए, आप पे हो Cl2 और 3F2 एक्सिस में, Cl2 ऐसी हो और 3F2 एक्सिस में हो, तो आपको ही पता है इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि क्या बनेगा, रिएक्शन बैलेंस है, तो आप पे बनेगा 2ClF3, बनेगा ना 2ClF3, 2ClF3 बन गया। टेम्परेचर लगेगा लगभग 573 केल्विन, 573 केल्विन। चौथा देखिए, इक्विमोलर वॉल्यूम लें, अगर दोनों की वॉल्यूम एक जैसी लें, I2 और Cl2 की, तो क्या बनेगा, जो ऊपर बना वही बनेगा, वैसे ही बनेगा। 2 यहाँ पे सेंट्रल एटम I होगा, तो I पहले, Cl बाद में, जैसे सोडियम क्लोराइड में NaCl बोलते हैं ना, हाँ, तो ये चीज़ है। और ये इक्वल वॉल्यूम में लेना है या इक्वी वॉल्यूम लेना है या इक्वी मोलर लेना है, तब बात बन जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन आती रहेंगी। अब जैसे ब्रोमीन है और 3F2 है, ब्रोमीन 3F2 डिल्यूट फॉर्म में, तो पांचवी आएगी ब्रोमीन और 3F2 डिल्यूट विद वाटर, वाटर के साथ क्या करें, डिल्यूट करें, तो देखिए क्या बनेगा, आप देख सकते हैं बैलेंस करके 2BrF3 बनेगा, 2BrF3, क्लियर है, गुड। पर अगर F2 एक्सिस में हो जाए, Br2 प्लस F2 एक्सिस में कितना ले ले, 5 ले लेते हैं, तो ये बनेगा 2BrF5, 2BrF5। अब यहाँ फ्लोरीन किस में होगा, एक्सिस में होगा, तो ये याद रखना है आपको। जो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड बन गए ना, इनके नेटिव हेलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पोलर नेचर आ जाएगा, इस वजह से। जैसे मैं आपसे बोलूँ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ ICl होगा या Cl2 होगा, क्योंकि Cl2 में कोई पोलर नेचर नहीं आएगा, ICl में ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिएक्टिव ये होगा, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग हेलोजन्स, हेलोजन्स के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक होता है, और वैसे कोवलेंट होता है नेचर में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इंटर हेलोजन कंपाउंड को हम IHC बोल लेते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो IHC आर कोवलेंट, कोवलेंट इन नेचर। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। और दूसरी बात है, दे आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0 आए, और इंडिविजुअल भी कितना हो मैग्नेटिक मोमेंट, 0 हो एटम्स का। और जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो ये वीकली रिपेल हों टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, उनसे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। दे आर डायमैग्नेटिक, वोलेटाइल होते हैं और लिक्विड होते हैं। दे आर डायमैग्नेटिक वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जिसकी इजीली वेपर बन जाए, यूजुअली लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं, यूजुअली सॉलिड एंड लिक्विड, यूजुअली सॉलिड और लिक्विड होते हैं, एक्सेप्ट ClF, एक्सेप्ट ClF3 विच इज़ गैस। ClF3 गैस होती है, बाकी सब आपके सॉलिड या लिक्विड होते हैं, ये याद रखना। ClF3 नहीं, F3 तो बड़ा हो गया, सॉलिड होगा, ClF होगा, ठीक है, एक्सेप्ट ClF जो कि क्या होती है, गैस होती है। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं हेलोजन से, हाँ, देयर मेल्टिंग पॉइंट स्लैश बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन हेलोजन, हायर देन हेलोजन, हेलोजन से ज़्यादा होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों है, तो वो देखेंगे रीज़न, क्वेश्चन लिख लेते हैं। वाई ClF हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन F2 मत लेना, Cl2। तो एक चीज़ है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक तो साइज़ पे डिपेंड करेगा, चलो बढ़िया, पर साइज़ से बड़ा फैक्टर होता है बॉन्डिंग, बताया था ना, साइज़ से बढ़िया फैक्टर होता है बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग एक से ज़्यादा है तो वो जीत जाएगा। देखो Cl2 में प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग है, प्योरली क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है,
ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक तो देखो ClF है, ClF में बनाऊँ ऐसा होगा ना, लोन पर भाड़ में जाए। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें आयनिक नेचर भी है, थोड़ा बहुत आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर भी है, इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर भी है, प्लस कोवेलेंट तो है ही। और एक और बात, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। तो भैया जब इतने सारे फैक्टर ClF को फेवर कर रहे हैं, एक तो इसमें आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, साथ में इलेक्ट्रोवेलेंट भी है, कोवेलेंट भी है, और उसमें सिर्फ प्योरली कोवेलेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो बस साइज़ का डोमिनेशन है और यहाँ पे बॉन्डिंग का डोमिनेशन है। ऑब्वियसली बॉन्डिंग वाला जीतेगा, तो इसलिए ClF, बिकॉज इट हैज़ सम पार्शियल इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक नेचर एज वेल एज फ्लोरीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये आपको याद रखना। अब एक और चीज़ देखते हैं, इनकी एक नोट डाल के प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, हेलोजन से, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लेते हैं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। अभी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, अब हेलोजन्स की बात करेंगे इनकी। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। और बेटा बस रिएक्टिविटी कोवेलेंट नेचर से देखेंगे, वो इलेक्ट्रोवेलेंट, आयनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड फिजिकल एट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे तो हमें इसकी बात करनी है। तो देखो आप, सिंपल सी बात है, अगर कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड लो, X और X डैश, और ये है इंटर हेलोजन कंपाउंड, और यहाँ पे सिर्फ हेलोजन है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मान लो XX है, तो आप ये देखो, क्योंकि यहाँ पे पोलर नेचर आ गया, कैसे नेचर आ गया, पोलर, छोटा कौन है साइज़ में, ये, तो इसमें थोड़ा पोलर नेचर आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ड्यू टू पोलर नेचर की वजह से, किस नेचर की वजह से, पोलर नेचर की वजह से, कोवेलेंट दोनों में है, मैं बात कर रहा हूँ पोलर नेचर की। तो पोलर नेचर आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ नहीं है, ये भी X है वो भी X है ना, बट यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। पोलर नेचर क्यों आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आया। और पोलर नेचर की वजह से क्या हुआ, जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया, अनस्टेबल। अब जब बॉन्ड अनस्टेबल है, मतलब इसमें बहुत विचलन या विचलित हो रखा है ये बॉन्ड, बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई है, तो भाई इसकी क्लीवेज आसान हो जाएगी। तो क्लीवेज इज़ ईजी, ईजिली क्लीवेज हो जाएगा, ईजिली टूट जाएगा, और जब टूट जाता है, बिखर जाता है, वो बहुत चिंगारियाँ किलकारियाँ मारता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। क्यों होगी हाई, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, हाई इसलिए हुई क्योंकि इसका बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। बॉन्ड आसानी से क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पे पोलर नेचर हो गया। बुरा लग रहा ना, X डैश ने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, उस पर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे पोलर नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो बॉन्ड अनस्टेबल होगा, क्लीवेज आसानी से होगी और रिएक्टिविटी भी हाई हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ, ICl + H2O है, एक रिएक्शन लिख लो, ICl + H2O, क्या देगा ये आपको, सोचो, इंटर हेलोजन कंपाउंड है और वाटर है, तो यार फेवरेबल तो HCl बनेगा ना, वो बन जाएगा HCl, H और Cl, क्या बचा, HOI, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड, या आप बोल सकते हो इसे, ये आपका कुछ एसिड टाइप का तो बना ही है, आयोडिक एसिड तो नहीं है, HiO3, कुछ और ही बने होगा ये। चलो बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ी इनकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है, गुड। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आपको अलग अलग तरह के मैंने इंटर हेलोजन कंपाउंड दिखाए हैं, इनके फॉर्मूले और फिर स्ट्रक्चर या शेप की बात करेंगे। जैसे X-1 है, X-3 है, X-5 है और X-7, इसमें तो एक ही है IF7। अब आपको बताइए निकालते कैसे हैं, Z निकालो ना, Z से पता चलेगी ज्योमेट्री शेप, Z लिखा, हाफ लिखा। सबसे पहले नीचे की बात करेंगे, नीचे ही इंपॉर्टेंट है। आयोडीन सेंट्रल एटम है, इसके कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, हेलोजन है। अब फ्लोरीन क्या मोनोवैलेंट है, हाँ है, तो लेने पड़ेंगे, कितने, 7 है।
तो 7 और 7 कितना 14, 14/2 कितना 7, 7 के लिए S, एक P, 3, 3 और 1 4, D3, sp3 D3 के लिए क्या आती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल आती है। अब जैसे ही सेम ये हमने देख लिया IF7 वाला। अब थोड़ा ऊपर चलो, IF5 BRF5 CLF5 कोई भी एक ले लो, तो Z इज इक्वल टू हाफ लिखा। कितने हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब हेलोजन है, सेंट्रल एटम है, इनमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। और मोनोवेलेंट फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, मतलब फ्लोरीन है और हाँ फ्लोरीन ही है यहाँ पे, वैसे सारे ही हैं मोनोवेलेंट। तो है कितने 5 है ना, 7 और 5 कितना 12, 12/2 कितना 6, 6 के लिए आएगा sp3d, 3d2, 3 4 5 6। sp3d2 के लिए क्या आता है, बोलो बोलो बोलो, sp3d2 के लिए आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल आता है। हाँ ओ सर नहीं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो इसके लिए आता है। ओहो फिर क्या आता है बेटा 5 के लिए स्क्वायर पिरामिडल। बोलो 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 क्या आता है, सोचो ना। चलो छोड़ो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अभी तो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेंट टी शेप, इन सब की बेंट टी शेप है ना, और इसके है स्क्वायर पिरामिडल। मैं समझा देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल क्यों है और वह बेंट टी शेप क्यों है, क्योंकि ज्योमेट्री तो चाहिए आपको याद ना हो, शेप से देख के आप पता लगा लोगे। जैसे IF7 है, ठीक है भैया, आयोडीन बीच में, फ्लोरीन कितने हैं 5 हैं, तो 1, ठीक है 2 3 4 ऐसे, और एक 5 यहाँ। अब आप ये देखो आयोडीन पे कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 तो यूज़ हो गए, 2 लोन पेयर बनेंगे। अब आप खुद ही देखो, एक तो ये स्क्वायर है और क्योंकि लोन पेयर है वहाँ से एक पिरामिड बनेगा, और फ्लोरीन के ऊपर वाले से ये जो इक्वल टू एक्सियल वाला है ना फ्लोरीन, ये भी एक क्या बनाएगा टेंट बनाएगा, मतलब एक आप बोल सकते हो पीक टाइप के बनाएगा, और नीचे लोन पेयर भी बनाएगा। तो स्क्वायर है साथ में क्या है पिरामिड फॉर्म है, इसलिए इसे बोल रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया। सर इसका बताओ, तो इसका देखो Z है, हाफ है, Cl कितने हैं 7 हैं, फ्लोरीन 3 है, तो 7 और 3 10, 5 आएगा, तो sp3d। तो sp3d के लिए क्या आता है भैया, sp4 के लिए तो तुम्हें पता ही है, sp3 के लिए क्या आता है, ज्योमेट्री क्या आती है बोल के जल्दी बताओ यार, टेट्राहेड्रल आती है। 5 के लिए, 5 के लिए याद नहीं है तुम्हें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो छोड़ो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी छोड़ो, सेल बना लो और फ्लोरीन 3 दिखा दो, तो 1 2 3, ठीक है। ये तो हमारी इक्वाटोरियल होगी, और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, ऐसे तो बनाया था तुमने 11th में। क्या हो रहे हैं 7 पूरे क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर हो गया, बहुत बढ़िया। बट ये गलत है, मैंने बताया था ना ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो लोन पेयर बहुत ज़्यादा रिपल्सन लगाता है, अगर उसे चुप करना है तो उसे ज़्यादा एंगल चाहिए। ज़्यादा एंगल मिलता है इक्वाटोरियल में, कितना मिलता है 120 डिग्री, ऊपर नीचे कितना मिलता है 90 डिग्री मिलता है। तो 2 लोन पेयर यहाँ लगा दिए, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे। सर ऐसे मत करो, हमें सिमेट्री देखने दो। सिमेट्री तो इसलिए बढ़िया लगेगी, 3 फ्लोरीन नीचे और एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। बट बेटा केमिस्ट्री ऐसे नहीं चलती आपके हिसाब से, केमिस्ट्री में रूल ब्रेक करने पड़ते हैं। रूल ये है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो लोन पेयर को जितना एंगल मिल जाए उतना उसके लिए बढ़िया है। बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड रिपल्सन उतना कम होगा, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन होती है, तो यहाँ 120 मिलेगा, इसलिए नीचे है। अब आप खुद देखिए, ये शेप आपको दिख गई, ये आपको ऐसे दिख रहा है ट्राइगोनल है, ठीक है, और ऊपर भी पिरामिड है नीचे भी पिरामिड है, तो ये बन रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बन रहा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल है बाइपिरामिडल है, ठीक है सर। बच्चे वो ज्योमेट्री है सर, तो फिर ये बैंड टी शेप क्यों लिख दिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिखो। बेटा हमें यहाँ ज्योमेट्री नहीं है, हमें यहाँ शेप लिखनी है। शेप कैसे आएगी, आपने अभी देखा लोन पेयर ऐसे थे, ठीक है भैया, क्लोरीन इधर था, फ्लोरीन इधर था और एक इधर था, ये वही है देखो इक्वाटोरियल, ऐसे मैंने ऐसे बना दिया। बट आपको शेप देखनी है तो लोन पेयर छुपा लो। अब देखो क्या आ रहा है, ये एक ऐसा है और एक ऐसा है और एक ऐसा है, टी शेप आ रही। कैसी शेप आ रही, टी शेप। तो टी शेप इसकी क्या है, शेप है। ज्योमेट्री क्या है आपको भी पता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। और देखो CLF, जब तक ना 2 बॉन्ड ना बने तो कोई शेप ही नहीं होती, तो इन सब की कोई शेप नहीं है। बट देखने वाली बात ये है, जैसे BrCl सॉलिड होगा, IF अनस्टेबल होगा, ICl3 डाइमराइज कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। तो ये बातें ये आपको देखनी है खुद, ये सब देख लेना, क्लियर, गुड। अब आप पे जैसे एक क्वेश्चन आया, चीज़ें देख लेना भैया। मान लो आप पे एक क्वेश्चन आया
कि आपको क्वेश्चन आया वाई ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन I2, वाई ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन I2, भाई I2 से ज़्यादा क्यों रिएक्टिव है ICl? तो भाई आपको पता है ICl है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड में होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से पोलर नेचर आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्लीवेज आसान हो जाती है और जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिड्यूस शेप ऑफ BRF3 on basis of Vesper theory, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के बेस पे BRF3 की हमें शेप डिड्यूस करनी है। तो कोई बात नहीं, पहले तो प्रीलिमिनरी देखते हैं। BRF3 है, Z निकालते हैं। Z क्या होता है? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, जो कम नंबर में है वो सेंट्रल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो भी सेंट्रल होता है, जिसका साइज़ बड़ा होता है वो भी सेंट्रल होता है, जो ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है वो भी सेंट्रल होता है। तो ये सारी बातें हमें पहले से पता हैं। तो Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। ब्रोमीन भाई हेलोजन है तो 7 होंगे, प्लस एनी मोनोवैलेंट एटम है तो उन्हें ऐड करो। 3 मोनोवैलेंट एटम है, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, तो 3 लिख लो। 7 और 3 10, 10 और 2 5 मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp5 भी होती है, देखा है तुमने? sp3 तो देखी होगी, sp5 सर आप सीधा sp4 से sp5 चले गई। sp5 भी होती है। फिर p ब्लॉक भी टूटता है, मतलब p सबशेल भी टूटता है। वो हायर क्लास में मॉरिसन बॉयड में पढ़ोगे, अभी छोड़ो। यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन f1 है, ठीक है, p3 है, ठीक है, d1 है, बहुत बढ़िया। sp3d 3 और 1 4 और 1 5। ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री sp3d के लिए आपको पता ही है, अभी बताई थी मैंने, क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। लिख देंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसके हिसाब से बनाएं अगर हम इसे, तो हमें ऐसे दिखेगा BR ऐसा है, एक F ऐसा है, एक F ऐसा है, एक F ऐसा है। ये हमारा इक्वेटोरियल हो गया। इनमें एंगल होगा 120 डिग्री, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर यहाँ बनाएगा पिरामिड, जिसकी वजह से आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगा। बट वेस्पर थ्योरी का कहना क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो है नहीं ये VBT। वेस्पर थ्योरी ये कहेगी सिंस BRF3 हैज़ 2 लोन पेयर। BRF3 में क्या है? 2 लोन पेयर हैं, देखा है ना आपने, एक ऊपर है और एक इधर है। BRF3 में क्या है? 2 लोन पेयर है। एंड वेस्पर थ्योरी का कहना ही यही था कि लोन पेयर रिपल्शन जो है, लोन पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये दोनों लोन पेयर जितना दूर हो उतना दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से, है ना भैया? लोन पेयर दूर जाना चाहेंगे और इसका कंसिक्वेंस ये होगा कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है, क्या है? बॉन्ड एंगल, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल, छोटा हो जाएगा, या बॉन्ड एंगल बिकम्स स्मॉल, बॉन्ड एंगल बन जाएगा छोटा बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं बनाने की। बॉन्ड एंगल छोटा है। दूसरी बात, लोन पेयर शुड बी इन कौन सी पोजीशन? जहाँ ज़्यादा एंगल मिले, मतलब इक्वाटोरियल पोजीशन। लोन पेयर कहाँ होने चाहिए? इक्वाटोरियल पोजीशन में, जहाँ उसे एंगल 120 डिग्री मिलेगा। अगर वो एक्सियल में होंगे जैसे आपने पहले बना दिए थे, तो एंगल कितना मिल रहा था? 90 डिग्री। तो अगर आपको रिपल्शन मिनिमाइज़ करना है तो लोन पेयर को तो अच्छी जगह बिठाना पड़ेगा। तो अब अच्छी जगह बिठाएंगे, तो आप ध्यान से देखो कैसे बनाया सर ने। BR बनाया, ठीक है भैया। एक लोन पेयर आया यहाँ इक्वाटोरियल में, एक लोन पेयर आया यहाँ इक्वाटोरियल में, एक आया फ्लोरीन यहाँ। ये आपकी कौन सी वो है? इक्वाटोरियल पोजीशन है। और एक ऐसे बना लो, चाहे एक फ्लोरीन आया इधर और एक फ्लोरीन आया इधर, ये सामने सामने बना लेना। ये आपकी कौन सी पोजीशन है? एक्सियल है। ये आपकी कौन सी पोजीशन है? इक्वाटोरियल है। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से यही होगा। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120, और ऊपर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ये आप लोग बनाना। बट मेन बात क्या है, लोग इसकी येली शेप पसंद करते हैं, जिसमें लोन पेयर को तो इसे ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो इसे ऊपर को, ऐसे।
तो BRF है। जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा, एक फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। भूलिएगा मत, ये अभी भी कौन सी है, इक्वाटोरियल है, और ये दोनों क्या है, एक्सियल है। ये शेप है, बट ज्योमेट्री तो आपको पता है क्या है इसकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट अगर हम शेप देखें तो शेप कैसी है, टी शेप है। कैसी शेप है, टी शेप। तो पुरानी कहानी अगर पता है 11th की तो आप ये सक्सेसफुली क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। VBT तो इसकी अभी भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही बोलता, बट ये चीज़ क्या बोल रही है, इसकी शेप क्या होगी, टी शेप होगी। कौन, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। चलो बहुत बढ़िया, तो हमारा ग्रुप 17 ख़त्म ही हो गया। बट हम अब क्या करते हैं, यूजेस लिख लेते हैं। यूजेस क्या हैं, यूजेस किसके भैया, इंटर हेलोजन कंपाउंड के। तो एक तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में यूज़ होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीनेटिंग एजेंट के लिए यूज़ होते हैं एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट, जो फ्लोरीन प्रोवाइड करें, क्योंकि ज़्यादातर कंपाउंड फ्लोरीन ही स्मॉल मॉलिक्यूल चिपकते हैं ना इधर उधर, देखा है आपने ClF6 BrF5 ये चीज़ें, तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट के जैसे यूज़ होते हैं। और ClF3 और BrF3 यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ClF3 एंड BrF3 यूज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड। आप जानते हैं यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड कहाँ काम आता होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस या फिर रिलेशन में ही काम आता होगा। तो रिएक्शन देख लो आप, यूरेनियम लेना सॉलिड फॉर्म में, ClF3 लेना और रिएक्ट करा देना। इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो 3 लगा देंगे। और ClF3 इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो है नहीं, ClF6 तो नहीं है, तो ये होगा लिक्विड फॉर्म में। तो एक तो UF6 हटा देना और क्या बचा, 3Cl हमारा बच गया। UF6 है ना, 3 3 9, तो 3ClF लिख देना, बस हो गया बैलेंस। और यहाँ पे आपका ग्रुप 17 ख़त्म होता हुआ अब हम ग्रुप 18 करेंगे। थैंक यू।